नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए कृषि बिल पर विरोध बढ़ा। पंजाब में बीजेपी के गांव में घुसने पर रोक। मजदूरों के अधिकार छीनने वाले 3 श्रमिक कानूनों को राज्यसभा की मंजूरी। 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मोदी के साथ शाहीन बाग वाली दादी भी। दिल्ली दंगे की जांच में झूठ खुलने पर पुलिस ने चार्जशीट में किए बदलाव। रिया की औकात वाला बयान देने वाले डीजीपी पांडे चुनाव मैदान में उतरे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, ताकि गोदी मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की काट हो सके। इसके लिए सत्य हिंदी की सदस्यता योजना को अपनाइए, उसमें आर्थिक योगदान देकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी को किसी भी गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। किसान यूनियन बरनाला इकाई के अध्यक्ष जगसीर सिंह छिन्नीवाल ने कहा, सभी 31 किसान यूनियन एक साथ हैं। हम बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे और वे जहां भी जाएंगे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। छिन्नीवाल ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हमारे साथ बैठना चाहिए, लेकिन वो इसके विपरीत हमें गुमराह कर रहे हैं और इसलिए ही हमने राज्य भर में उनके बहिष्कार का फैसला किया है। वहीं अब बीजेपी की बरनाला जिला इकाई ने कृषि बिलों के फायदे बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की तो पार्टी के नेताओं का किसान यूनियन के सदस्यों ने बरनाला गेस्ट हाउस में घेराव कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उधर बुधवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने कृषि विधेयकों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में किसानों को बचाओ और किसानों, मजदूरों और लोकतंत्र को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लिए हुए थे। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन व अन्य सांसद मौजूद थे। सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने इन विधेयकों को लेकर और किसानों की चिंताओं के बारे में राष्ट्रपति को बताया। बता दें कि विपक्ष लगातार इन विधेयकों को किसानों के खिलाफ बता रहा है और 25 सितंबर को किसानों के साथ ही बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो स्पष्ट है कि किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सरकार भले ही कुछ भी कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बढ़ चढ़कर भले ही कुछ दावे कर रहे हों, ये कह रहे हो कि ये उनकी भलाई के लिए है, लेकिन किसानों के मन में गहरी आशंकाएं बैठी हुई हैं। उन्हें डर है कि दरअसल ये जो विधेयक आ रहे हैं ये उनसे उनकी किसानी छीन लेंगे। बड़े कारपोरेट आकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। वो जो चाहेंगे उन्हें करना पड़ेगा, वो उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। और साथ ही जो एमएसपी की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, उसमें भी आगे चलकर घालमेल होना तय है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इन बिलों को लेकर जो विपक्षी दल सदन में उठा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया अब तक रहा है तमाम बिलों के मामले में, यही नहीं तमाम महत्वपूर्ण बिलों के मामले में, उसने विपक्ष की आवाज़ को अनदेखा किया है, अनसुना किया है, देश की आवाज़ को अनसुना किया है और अपनी चलाई है। तो जाहिर है कि किसानों का गुस्सा चरम पर है और विपक्षी दल भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। राज्यसभा का बहिष्कार उन्होंने कर ही रखा था और अंततः आज वो ख़त्म भी कर दिया गया। सदन अचानक उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये पहली बार है 1952 के बाद जब इतना संक्षिप्त अधिवेशन राज्यसभा का हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और जाहिर है कि आने वाले दिन सरकार के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। विपक्ष की अनुपस्थिति में 3 श्रम विधेयकों को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इस दौरान सदन का बहिष्कार कर रहा विपक्ष संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करता रहा। इन कानूनों के लागू होने के बाद मजदूरों के अधिकारों में व्यापक स्तर पर कटौती होनी तय है। नौकरी की उनकी सुरक्षा में भारी कमी होगी और विरोध करने का उनका अधिकार भी सीमित हो जाएगा। पारित किए जाने वाले बिल हैं, पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 और तीसरा विधेयक है सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। एक एक बिल के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। पहला बिल है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल। इसके तहत जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिनमें 100 से कम कर्मचारी हों। अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी बहुत सारी कंपनियों को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो जब चाहें लोगों को हटा सकते हैं। इसके अलावा ये बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है, यानी 1.5 महीने की है। 45 दिनों से बढ़ाकर इसको 60 दिन कर दिया गया है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल। इसमें जो मुख्य बातें वो ये हैं कि बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नौकरी दे सके। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकेगा, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ये प्रावधान भी अब हटा दिया गया है कि जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक थी। तो अब इस मामले में भी खुली छूट दे दी गई है कि आप अनुबंध पर रखिए और अनिश्चित काल के लिए रखिए। उनके इस नौकरी के स्थायित्व की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है इस बिल के तहत। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी बिल और इसके नए प्रावधानों में बताया गया कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का भी हक होगा। इसके लिए 5 साल पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेच्युटी का फ़ायदा भी मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो। विपक्ष समेत मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इन विधेयकों के कारण अब कर्मचारियों को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें ठेके पर रखा जाएगा जिनकी नौकरी हमेशा अधर में लटकी रहेगी। मौजूदा कानून स्थायी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता था और ठेके पर श्रमिक रखने की व्यवस्था को खत्म करने पर जोर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। वहीं इन विधेयकों को आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी इसका विरोध किया है। उसका कहना है कि इनको बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि पहले तो किसानों के अधिकारों पर कटौती की गई, उनके जो खेती किसानी है जो सुरक्षा मिली हुई थी एमएसपी के ज़रिए, मंडियों के ज़रिए और एसेंशियल एक्ट के ज़रिए, अब उसको हटा दिया गया है। तो एक तरफ किसानों को कारपोरेट के हवाले छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ अब मज़दूरों के साथ भी यही किया जा रहा है कि जो कारोबारी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनकी मर्ज़ी पर उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी, यानी उन्हें भी एक तरह का बंधुआ बनाया जाएगा। वो उस तरह से चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में होंगे इसलिए धरने, प्रदर्शन, हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि एक ही झटके में उनकी नौकरियां जा सकती हैं, उनके सिर पर तलवार लटकती रहेगी। तो एक तरह से मज़दूरों को भी निहत्था कर दिया है सरकार ने और जो कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको असाधारण अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जैसे चाहे मज़दूरों का इस्तेमाल करें, निकालें, रखें या उनके अनुबंध के आधार पर उनकी जो वेतन आदि की जो दूसरी सुविधाएं हैं उसको भी तय करें। तो एक बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि एक ऐसा मोड़ है मज़दूरों के संघर्ष के इतिहास में, मज़दूरों के कामकाज के इतिहास में, जिसका बहुत बड़ा असर मज़दूरों के पूरे अधिकारों पर पड़ेगा और वो उन बहुत कमज़ोर कर दिए जाएंगे इन कानूनों के ज़रिए। तो आप समझ सकते हैं कि मौजूदा सरकार कितनी किसान और मज़दूर विरोधी सरकार है। और अब अगली खबर लेते हैं। अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 सर्वाधिक
प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नागरिकता कानून संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बिल्किस बानो का भी नाम शामिल है। बता दें कि शाहीन बाग के प्रदर्शन के खिलाफ पूरा एक अभियान चलाया गया था। इसको देश के लिए खतरा बताया गया था। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने कहा था कि ये जो शाहीन बाग में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, यही लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। यही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली चुनाव की एक सभा में कहा था कि ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि बटन यहाँ दबे और झटका शाहीन बाग में लगे। और अब उसी शाहीन बाग के प्रदर्शन के मुख्य चेहरे को मशहूर टाइम पत्रिका ने मोदी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इस सूची में अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV शोधकर्ता प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल है। टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूची में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है, उसमें बहुत ही तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। पत्रिका ने लिखा है कि लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल स्वतंत्र चुनाव नहीं है, चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन इससे ज़्यादा महत्व उन लोगों के अधिकारों का है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं किया। भारत पिछले 7 दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। यहाँ की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये सब भारत में रहते हैं, जिसे दलाई लामा समरसता और स्थिरता का एक उदाहरण बताकर सराहना करते हैं। टाइम आगे लिखता है, नरेंद्र मोदी ने इस सब को संदेह के घेरे में ला दिया है। हालांकि भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई है जैसे उन्हें किसी और की परवाह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कुलीनता को खारिज किया है बल्कि बहुलवाद को भी नकारा है। खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर महामारी इसके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया है और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और भी गहरे अंधेरे में चला गया है। बता दें कि टाइम ने पिछले साल भी आम चुनाव से पहले उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी, जिसे लेकर खासा विवाद हुआ था। तब टाइम ने अपने लेख के कवर पेज पर मोदी को इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ कहा था। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ शाहीन बाग की चेहरा बिल्किस बानो हैं और दोनों की अलग अलग छवियां टाइम मैगजीन ने प्रस्तुत की हैं। एक छवि ऐसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, जो कि भारतीय समाज की जो समरसता है उस पर हमला कर रहा है, उसे छिन्न भिन्न कर रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अल्पसंख्यकों को बेमानी बनाने की कोशिश कर रहा है और जाहिर है कि ये एक बहुत ही नकारात्मक छवि है। और दूसरी तरफ बिल्किस बानो एक आंदोलन का, प्रतिरोध का चेहरा बनकर उभरी हैं इस उम्र में। तो ये दो एक बिल्कुल विरोधी, परस्पर विरोधी तस्वीरें हैं जो भारत की छवियों को भी एक तरह से रूपायित करती हैं, क्योंकि एक तरफ दमनकारी सत्ताधारी नेता है और दूसरी तरफ उस दमन का विरोध करने वाली एक बुजुर्ग महिला है। तो ये अपने आप में दिलचस्प है। टाइम मैगजीन के कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल भी आ चुके हैं, लेकिन ख़राब बातों के लिए इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ यानी भारत को बांटने वाला आदमी, विभाजन की रेखाएं खींचने वाला आदमी। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से बन रही है, ये आप इससे समझ सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली पुलिस फरवरी में राजधानी में हुए दंगों में लोगों को फंसाना चाहती है। ये इससे साफ हो गया है कि उसने दंगों की साजिश के पीछे जो कहानी गढ़ी उसका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। इस झूठ के पकड़े जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक दूसरी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें उस गलती को ठीक कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद चार्जशीट में कई गड़बड़ियां रह गई हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस की मंशा दंगों की जांच करके इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंड दिलवाना नहीं है, बल्कि दूसरे बेगुनाह लोगों को फंसाना है। द वायर की एक खबर के अनुसार दिल्ली पुलिस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली दौरे के समय हिंसा फैलाकर भारत सरकार को बदनाम करने के लिए दंगों की साजिश रची गई थी। पहले दायर चार्जशीट में, जिसमें FIR
65/2020 यानी 2020 का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 की एक बैठक में दंगा करने की साजिश रची गई ताकि ट्रंप की यात्रा के समय ही बवाल हो सके, लेकिन असल में तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने की कोई योजना तक नहीं बनी थी। उनके भारत आने की पहली खबर 13 जनवरी को समाचार माध्यमों में चली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कई जगह बदलाव किए हैं और जो पहले के ब्यौरे से अलग हैं। वहीं पुलिस ने दंगों की साजिश के पीछे की जो बात कही है वो भी बहुत ही हास्यास्पद है। पुलिस ने दंगों की चार्जशीट में कहा है कि 2019 के चुनाव का नतीजा जिस दिन निकला उसी दिन से दंगों की साजिश कर्ताओं के हाव भाव बदले हुए थे और उनमें हिंसा का समर्थन करने की प्रवृत्तियां दिखने लगी थी। इसके पहले दिल्ली दंगों की जांच को लेकर पूर्व IPS अफसर जूलिया रिबेरो ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। रिबेरो ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो जानबूझकर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज करने में विफल रही, जिससे पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए। तो दिल्ली पुलिस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इस बार तो बड़ी उसकी चार्जशीट में बड़ी गलतियां, बड़ी भूल, बल्कि बड़ी कहना चाहिए जानबूझकर जो साजिश की एक कथा बुनने की कोशिश है उसकी पोल पकड़ी गई है, खुल गई है। और इसके पहले भी तमाम तरह की ऐसी उसकी जो सुनवाई होती रही है, FIR दर्ज की गई हैं या जो भी गिरफ्तार हुए उनके बारे में जो तर्क दिए गए, उनकी गिरफ्तारी, उनकी बरामदगी को लेकर जो जानकारियाँ दी गई, उनमें बहुत तमाम तरह के विरोधाभास हैं, कंट्राडिक्शन हैं और बार बार दिल्ली पुलिस कहना चाहिए कि नंगी हो रही है सार्वजनिक तौर पर और उसकी मंशा पूरी तरह से उधड़ चुकी है। रिबेरो ने भी उनके इस बारे में इंगित किया है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर कह चुके हैं, बहुत सारे जाने माने लोग इस तरफ ध्यान खींच चुके हैं। तो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस की पोल खुल चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि अदालतें इस कमज़ोर चार्जशीट की कहना चाहिए मनगढ़ंत चार्जशीट के ऊपर किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से उनको कितनी गंभीरता से लेती हैं और किस तरह के न्याय के दरवाजे खोलती हैं। जो बेगुनाह लोगों को पुलिस ने फंसा कर रखा है, एक साजिश की झूठी कहानी बुन रखी है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने संकेत दिए हैं कि वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी मकसद से उन्होंने पुलिस की नौकरी से सेवा निवृत्ति ले ली है, VRS ले लिया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से उनसे बात करने के बाद मैं तय करूँगा कि वे मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने हाल में ही सुशांत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की औकात को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर सके। हालांकि इसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। तब ये सवाल उठा था कि पुलिस आखिर क्यों नेताओं की भाषा बोल रही है। लोगों का मानना है कि सुशांत केस की जांच में जिस तरह से पांडे ने नीतीश कुमार का पक्ष लिया या नीतीश कुमार के निर्देशों का पालन किया और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा था, तभी ये साफ हो गया था कि पांडे की चुनावी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बहरहाल गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ये चर्चा है कि वो बक्सर ज़िले की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और इसे लेकर उनकी ज़िले के JDU नेताओं के साथ बैठक भी हो चुकी है। इस बीच अब पूर्व DGP हो चुके पांडे जी का गाना भी रिलीज हो गया है, जिसमें वो बिहार के रॉबिन हुड दिखाए गए हैं। इसको चुनाव में एंट्री के पहले माहौल बनाने का एक तरीका बताया जा रहा है। इससे पहले पांडे ने कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में चुनाव लड़ने के साफ संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, मुझसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो मैं कहता हूँ कि क्या चुनाव लड़ना पाप है, आप भी लड़ लीजिए। तो ये हैं गुप्तेश्वर पांडे, जो कि पहले से अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चापलूसी की, उन्होंने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर गलत ढंग की टिप्पणी की और महाराष्ट्र पुलिस पर
टिप्पणियां की, तो पूरा एजेंडा उनका साफ था और पूरे एक तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से वो इस मामले में काम कर रहे थे और उन्हें नीतीश सरकार की कृपा की ज़रूरत थी, क्योंकि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त थे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, पहले भी चुनाव लड़ना चाहते थे, पहले भी वो नौकरी छोड़ चुके थे, फिर वापस आ गए थे और अब इस बार जाहिर है कि जेडीयू की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन मिला होगा, कोई उन्हें पुरस्कार देने की बात होगी। जो कुछ उन्होंने सेवाएं की हैं जनता दल यूनाइटेड की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो अब उन्हें प्रसाद के रूप में शायद जनता दल यूनाइटेड टिकट देगा और माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां की जनता उन्हें उनकी औकात बताती है या नहीं बताती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन भी दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।